मैं कमिश्नर को कहता हूं जवाब दे दो, अगर नहीं दिया तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बख्शूंगा। तुमने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं, न किसी को करने देता। मैं नागवंशी आदमी हूं। गोरेगांव में हमारे 500 पुरखों ने 22,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है, जरा पढ़ लेना। मेरे पुरखों ने 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। ऐसा कोई दुनिया में इतिहास उपलब्ध नहीं है। उसी खानदान का भी मैं हूं और इसलिए लकड़ी लेकर नहीं चलता, इतनी लकड़ी लेकर नहीं चलता। मुझे कोई डर नहीं लगता किसी चीज का। तो उस कमिश्नर को हमने मैसेज दिया और इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा यार ये बात भी रिकॉर्ड कर ले कि रिटायरमेंट के बाद भी कमिश्नर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये रिकॉर्ड कर ले और पुलिस कमिश्नर के बाद भेज दे, बता दे उसको वो कोई खुदा नहीं है, वो भारत के संविधान के अधीन रहकर नौकरी करने वाला आदमी है। उसको भूलना नहीं चाहिए इस बात को। वो नौकरी करने वाला आदमी है और इस देश में लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे लोगों ने कई बार सरकारें बनाई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा मंडल स्तरीय रैलियों का आयोजन किया था, उस रैलियों का समापन कार्यक्रम आज आगरा में है। सारे प्रदेश में हम लगातार परिवर्तन मोर्चा के कार्यक्रम कर रहे हैं और उस परिवर्तन मोर्चा का कार्यक्रम आज 9 तारीख को उसका समापन होने जा रहा है। उसका आखिरी स्पीच मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। लगभग ये आप लोगों को आज की खबर पढ़ने के बाद मालूम हो गया होगा कि कल चुनाव आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव आयोग के लोगों को भी लगता है मालूम रहा होगा कि हमारी आगरा की रैली, फिजिकल रैली 9 तारीख की है, तो 8 तारीख को ही उन्होंने का कार्यक्रम घोषित किया और 15 तारीख तक फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगाई। 8 तारीख को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, आचार संहिता लागू होने की घोषणा की और 15 तारीख तक भीड़ वाली रैलियों की जो रैलियां होगी उस पर पाबंदी लगाई। तारीख के बाद भीड़ की रैलियों का क्या होगा कुछ नहीं बताया। वर्चुअल होगी, कैसे वर्चुअल होगी कुछ नहीं बताया। तो मैं दूसरी बात इसके साथ क्लब करके आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारी 500 गाड़ियां पुलिस वालों ने कार्यक्रम स्तर तक आने नहीं दी। ये अभी मेरे पास भी खबर है, 500 गाड़ियां को रोक के रखा हुआ है।
पुलिस वालों और पुलिस वालों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि हमारी जरा खिंचाई कम कर लेना, ऊपर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इस वजह से इलीगल काम हमको करना पड़ रहा है। हम भी जानते हैं ये इलीगल है, मगर ऊपर वाले के कहने पर हम ये इलीगल काम कर रहे हैं। तो 500 गाड़ियां उन्होंने यहां रैलियों में आने के लिए रोक लगाई। ये हमारी समापन रैली थी और हम लोग प्रतिदिन रैलियां कर रहे हैं सारे उत्तर प्रदेश में। हमारे पास कोई काला धन नहीं है, काला तो दूर की बात है, सफेद नहीं है। काला तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास सफेद नहीं है, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा धन है। उस धन का नाम है जन धन। जन धन है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, जन धन है। मोदी जी के पास कितना जन धन है? तो आचार संहिता लागू होने के पहले सारे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, सारे रोडवेज के गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए भीड़ इकट्ठा करते। कितना जन धन है आपको बता रहा, सरकारी का, सरकारी संसाधनों का। क्योंकि मैं वामसेव संगठन चलाता हूं, तो बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी के आईएएस आईपीएस अधिकारी है। तो मेरे पास ये भी जानकारी है कि एक अधिकारी के पास रैली के लिए 55 लाख रुपया मंजूर किया कि रैली में लोगों को लेके जाना है मोदी जी को। सरकारी पैसा, जनता का पैसा, वो अधिकारी ने मुझे बताया। तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को लाते थे। फिरोजपुर में 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और वहां पर केवल 700 लोग थे। मोदी जी को सुनने के लिए 700 लोग थे। मैं जनधन की बात आपको बता रहा हूं। मोदी जी को सुनने के लिए जनधन कितना था? 700 लोग थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने मोदी जी को बताया कि मोदी जी जिस रैली के लिए आप आ रहे हैं, अब मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूं, सरकारी मशीनरी इधर कांग्रेस की है, वो तो सरकारी मशीनरी से लाया जा सकता। और किसान बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो यहां केवल 700 लोग हैं, तो क्या करें? तो मोदी जी ने कैप्टन अमरिंदर जी को कहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा, मैं इसका कोई न कोई तजवीज, कोई रास्ता निकालता। तो मोदी जी ने रास्ता निकाला और रास्ता निकालकर भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गए और अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर दे देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया। मोदी जी ने अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर कर देना कि मैं जिंदा वापस लौटकर आ गया हूं। यानी आधा सेंटेंस प्रधानमंत्री ने बोला, आधा सेंटेंस जो नहीं बोला वो मैं बताता हूं। जो उन्होंने नहीं बोला कि आप तो मुझे ना चाहते थे, मगर मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। आपको समझ में आ गया होगा। आधा सेंटेंस मैंने जोड़ करके आपको सही सही जो बात है वो बताई कि आपके उनके अधिकारी को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। तो आधा सेंटेंस ये था कि आप तो मरवाना चाहते थे, मैं वापस जिंदा आ गया हूं। मोदी जी को
पंजाब के किसानों ने काले कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया, साल भर से समय लगाया। गर्मी, बरसात और के बीच में 700 से ज्यादा किसान जो है वो मरे, मगर एक भी मरने वाले किसान के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कोई दुख व्यक्त नहीं किया। उनके मौत का मोदी जी को कोई एहसास नहीं हुआ। मोदी जी को किसानों के मौत का कोई एहसास नहीं हुआ, मगर पंजाब के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, तो क्या किया? मौत का एहसास कराया। मारा नहीं, मौत का एहसास कराया। साथियों, मौत क्या होती है उसका एहसास आया। हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इस पर राष्ट्रीय सहमति है। जो राष्ट्रीय सहमति का मुद्दा था उसे घटिया किस्म का राजनीतिक मुद्दा प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया, बहुत शर्म की बात है। जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा का राष्ट्रीय सहमति का मुद्दा है उसको घटिया किस्म के राजनीति का मुद्दा बनाया गया। इस तरह के घटिया किस्म के लोग अब देश का कारोबार चलाने का काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है। मिल माइंडेड घटिया किस्म की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं वो लोग देश का कारोबार चलाने के लिए अगुवा बने हुए हैं। इन लोगों को बदलना होगा। ये जो काले धन वाले लोग हैं, इनके पास काला धन है और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया और 60,000 करोड़ में से अकेले बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। इसका मतलब है जो टोटल खर्चा हुआ उसका 45% खर्चा अकेले बीजेपी ने किया। बीजेपी के पास क्या नोट छापने का कारखाना है? क्या रिजर्व बैंक है, टकसाल है उसके पास में? कहां से आया इतना पैसा? मोदी तो कहते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे भाई, हैं? छुट्टा ऐसे थोड़ी जाने देंगे, छुट्टा। फकीर हो और 27,000 करोड़ रुपया पर खर्चा करता हो, ऐसा फकीर तो साला देखा नहीं होगा आप लोगों ने कभी। है किस्म का फकीर जो है, जो जीतने के लिए 27,000 करोड़ रुपया खर्चा करता हो, ऐसा फकीर तो नहीं देखा होगा। ऐसी बात तो उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो बोलते नहीं है। बोलना चाहिए, नहीं बोलते, बोलने के लिए भी डरते, बोलने के लिए भी डरते हैं। 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया क्योंकि ये जो इस देश में 3.5% लोग विप्र लोग पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील हीना। रामचरितमानस में लिखा हो ना, पूजिए विप्र। ब्राह्मण के लिए शब्द आया है विप्र, इनकी संख्या
सारे देश भर में 3.5% है। अगर ईमानदारी से चुनाव करवाओ ग्राम पंचायत में तो 3.5% वाला आदमी पंचायत का पंच बना सकता, गांव का सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत मंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। इसके लोग, ब्राह्मण लोग इस देश में एक को प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। नॉमिनेट करने का मतलब समझते हो? अंग्रेजी का शब्द है। बाबा अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल किया था कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? नॉमिनेटेड का मतलब है ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री। तो समझ नहीं आया होगा और समझाता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है बोलने से भी ज्यादा। देखो मैं देहाती आदमी हूं, देहाती बातें समझाता। गांव में शादी होती है और जब शादी होती है तो आदमी, शादीशुदा जो आदमी है वो परिचय करवाता, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो आदमी पूछता है ये औरत कौन है? ऐसी रखी हुई है। ये औरत कौन है? ऐसी रखी हुई है। नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। जब मैं ऐसे कहता हूं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री 52% लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। खुद को पिछड़े वर्ग का कहता है और उसी पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गिनती नहीं करेंगे कहता है। जानवरों की, कुत्तों की, बिल्ली की गिनती करवाता है और उसकी गिनती करने के लिए कर देता है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि इस देश में गधे से गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो। गधे से गधा आदमी, वैसे ऐसा होता नहीं है। गधे से गधा, या तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता है। मगर समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई गधे से गधा आदमी हो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कहो एक कुल्हाड़ी से तुम्हारे हाथ से अपना बाया पैर काट ले, तो वो गधे से गधा आदमी क्या कहता है? नहीं, गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दूं, इतना गधा नहीं। नरेंद्र मोदी इतना गधा है? इतना गधा है? कहा जा सकता है इतना गधा है? इतना गधा तो है नहीं। मैं तो नहीं मानता इतना गधा। घंटा घंटा, 1.5 घंटा भाषण करता है, लाल किले पर भी लंबे लंबे भाषण करता है, तो गधा तो है नहीं है। जब गधा नहीं है तो इसका मतलब है ये हलफनामा मोदी का नहीं है, आरएसएस का है। इसका मतलब है ये हलफनामा मोदी का नहीं है, आरएसएस का है। आरएसएस ने तैयार किया और साइन करके मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसका मतलब है भारत में आरएसएस संविधान के बाहर जाकर रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को चला रहे हैं। कुछ दिन पहले, मैं बहुत बार ये कहा, कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने अपने भाई ने कहा, क्या कहा? हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हम डे टू डे, सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा। इसका क्या अर्थ है? इस शब्द का, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस शब्द का, वाक्य का अर्थ है
नहीं, कभी कभी करते हैं, डे टू डे नहीं करते हैं। कभी कभी करते हैं, डे टू डे नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि डे टू डे हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। और कभी कभी कब करते हैं? जब ब्राह्मण के लिए नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा आता है, तब करके सरकार को ऐसा फैसला लेने के, रोक लगाने के लिए करते हैं। इसका मतलब है आज सरकार से देश के प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल चलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को यह भी याद होगा कि इस देश में मुसलमानों को यह कहा जाता था, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, तुम विदेशी हो, ऐसे कहा जाता था। हम लोगों ने लोगों को कहा, देश में कहा कि मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान विदेशी नहीं है, मुसलमान मूल निवासी है। कैसे? अब लोगों को भी मालूम होना चाहिए, सारे देश और दुनिया को मालूम होना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया देख रहा हूं ना, ये न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, ये मेरा देखते कार्यक्रम, उधर वहां तक यूरोप अमेरिका में भी देखते हैं। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा। तो जो लोग ऐसा कहते हैं या कल तक ऐसा कहते थे, मुसलमानों को पाकिस्तानी, विदेशी ऐसा करते, चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ कहते थे, तो हमने कहा मुसलमानों को और लोगों को कहा कि मुसलमान विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। कैसे? देखो, ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को समझना होगा, ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य, अशोका का पंतु, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण ने धोखाधड़ी से की। आमने सामने की लड़ाई में नहीं की, धोखाधड़ी से की। और धोखाधड़ी से करके भागकर फैजाबाद के पास आया और अयोध्या नाम की राजधानी बसाई और वहां अयोध्या अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो ये पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम है अयोध्या। रामायण में लिखा है राम की राजधानी का नाम है अयोध्या। मगर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बात आपको पुष्यमित्र शुंग की राजधानी, जो हिस्टोरिकल व्यक्ति है, उसकी राजधानी का नाम है अयोध्या। ईसा पूर्व 185 को हत्या की। उस समय प्रजा कौन से धर्म की थी? बौद्ध धर्म की प्रजा थी। बौद्ध धर्म की होने के पहले कौन सी थी? मूल निवासी थी। मूल निवासी से बौद्ध हो गए। बौद्ध सम्राट की हत्या की और हत्या के बाद जो सारे देश भर में कत्लेआम हुआ, बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिस्ट मांग का, बुद्धिस्ट साधु संतों का हत्याएं का दौर चला, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मुस्लिम हो गए देश। तो इसका मतलब है, और मौर्य का राज्य कहां तक था जानते हो? अफगानिस्तान तक। आपको याद है, इतिहास पढ़ाया जाता है कंदाहार में जब विद्रोह हुआ था, तो अशोक बाप ने वहां का विद्रोह शांत करने के लिए अशोक भेजा था, और वो इतना बहादुर शूरवीर था, उसने शांत किया। अफगानिस्तान तक का नक्शा था। अफगानिस्तान का जो भी व्यक्ति भारत में निवास करता है, भारतीय है, मूल निवासी है। हिस्टोरिकल बात बताओ, यूरेशिया जहां के ब्राह्मण रहने वाले हैं, वो भारत के निवासी नहीं है। डीएनए के अनुसार, ये डीएनए के रिसर्च के अनुसार प्रमाणित हो गया है।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। और इसके अनुसार मुसलमान भारत का मूल निवासी है। ये जब बात हमने कही, सारे देश भर में कही, मुसलमानों ने कहना मानना शुरू कर दिया कि मुसलमान इस देश के मूल निवासी है, तो भागवत ने बयान बदल दिया। भागवत ने क्या बयान दिया? भागवत ने बयान दिया, हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। ये बयान मेरा नहीं है, ये खुद भागवत का बयान है कि हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। इसका मतलब भागवत को अपनी उल्टी, जो की हुई उल्टी थी, उसको भी चाटना पड़ा। ये हम लोगों के आंदोलन के बदौलत, हम लोगों के आंदोलन के बदौलत, वो आंदोलन में जब 19 साल की उम्र का था, अभी 65 मेरी रनिंग है, 35 साल से हम लोगों ने इस में राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने का काम किया। आज 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ विशाल संगठन है। 2 बार भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए 5 मार्च 2019 को भारत किया, और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। और नरेंद्र मोदी जो बहुत अकड़ता है, उसको सीधा किया, बहुत अकड़ता है। वैसे मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। देहाती आदमी हूं, आपको देहाती अनुभव बता रहा हूं। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, तो देहाती लोग भी बहुत तजर्बेकार होते हैं, बोलते घी लगाओ, थोड़ा सा घी लगाओ, ये पैरों को, हाथों को थोड़ा सा घी लगाओ। और घी लगाने के बाद भी अकड़ने की संभावना है, तो जो मरे हुए आदमी को लकड़ी के ऊपर लिटाने के बाद फिर रस्सी से बांधते, पता नहीं साला बीच में ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मरा हुआ आदमी अकड़ता बहुत है, जो जिंदा होता है वो लचीला होता है। जो जिंदा होता है वो लचीला होता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो लचीला होता है। तो हमने संगठन शक्ति के बल पर संविधान संशोधन करने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर किया। उसके बाद दूसरा भारत बंद किया 29 जनवरी 2020। उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली बोलते थे, डेली बोलते सीए 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 सीए। हमने भारत बंद कर दिया सीए के विरोध। जब से भारत बंद किया, तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारत बंद सीए बंद भूल गए। तब से सीए बोलते ही नहीं, भूल गए। अगर बोले तो उनको मालूम है कि वामन मेश्राम अभी है। और हमें भारत बंद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वामन मेश्राम को जानते हो? भारत बंद करने के लिए कितनी मेहनत करता हूं मैं जानता हूं। 15 मिनट का वीडियो बनाता हूं, भारत बंद का ऐलान करता हूं और सोने जाता हूं। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, भारत बंद शुरू कर देते हैं, और मैं सोता हुआ रहता। 45 साल तक मैं सोया नहीं, जगाता रहा, तैयार करता रहा। अब हमारे लोग सारे देश भर में जाग गए, तो जागे हुए लोगों को यहां आने के लिए रोक रहे, पुलिस बल लगाकर। योगी के पुलिस लोग गुंडागर्दी करते थे, अभी चुनाव आयोग के पुलिस भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, चुनाव आयोग को
जो छुड़भये नेता है वो छुड़भये नेता चुनाव आयोग से डरते हैं। समझ रहे क्या? छुड़भये नेता है ना, वो डरते हैं। मैं तो ईवीएम मशीन के विरोध में जब सारे देश भर में अभियान चलाया तो मैंने कहा था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आयोग कर ले, जो करना है कर ले। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मेरी केस है, वहां तो मेरे सवालों का चुनाव आयोग कोई जवाब दे नहीं रहा है। वहां कोई मेरे सवालों का चुनाव आयोग ने कोई जवाब तो दिया नहीं। मैंने 24 अप्रैल 2017 को ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहा, सिद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात माना और आदेश दिया चोरी रोकने के लिए मेश्राम जी पेपर टेल मशीन लगाएंगे सारे देश भर में। ये जो पेपर टेल मशीन चोरी पकड़ने वाली मशीन जो लगी, अरे वामन मेश्राम ने लगवाई। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और विधि मंत्री को लेटर लिखा कि जिस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाता है, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का कानून होना चाहिए। जब मैंने ऐसे कहा था ना तो ऐसा लेटर लिखा, सरकार ने नहीं मानी बात को। जो लोग इस तरह का काम करेंगे, हम लोग उन लोगों सड़कों पर निपटेंगे। निपटेंगे समझते हो? निपटने का समझते हो? निपटेंगे। कानून और संविधान के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को सड़कों पर निपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। मुझे गुजरात जो नरेंद्र मोदी की पुलिस थी, वहां के पुलिस ने कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। मैं वहां जाकर जेल में चला गया और जब उन्होंने रात के 2:30 बजे मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल कर दिया, दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे रखा तो मेरे वकील ने कमिश्नर को पूछा, इस 4:15 बजे आपके पास अरेस्ट करके आए थे? कहा रात के 2:30 बजे तक ये आपके पोजीशन में थे? कहा इस बीच के पीरियड में इन्होंने कानून का कौन सा उल्लंघन किया? पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो बेल ग्रांटेड हो, बेल ग्रांटेड होने के बाद ये बाहर आया और पुलिस कमिश्नर पर मैंने केस दायर कर दिया। अभी तक पुलिस कमिश्नर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अभी मैं गुजरात जाकर आया, नरेंद्र मोदी का गुजरात बोल रहा हूं आपको, लोग डरते हैं। वहां जाकर आया, वहां जाकर फिर भाषण करके आया कि वो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं कमिश्नर को कहता हूं जवाब दे दो, अगर नहीं दिया तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बख्शूंगा। तुमने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं, न किसी को करने देता हूं। मैं नागवंशी आदमी हूं। कोरे गांव में हमारे 500 पुरखों ने 22,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है, जरा पढ़ लेना। मेरे पुरखों ने 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। ऐसा कोई दुनिया में इतिहास उपलब्ध नहीं है। उसी खानदान का भी मैं हूं और इसलिए लकड़ी लेकर नहीं चलता, इतनी लकड़ी लेकर नहीं चलता। मुझे कोई डर नहीं लगता किसी चीज का। तो उस कमिश्नर को हमने मैसेज दिया और इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा यार ये बात भी रिकॉर्ड कर ले कि रिटायरमेंट के बाद भी कमिश्नर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये रिकॉर्ड कर ले और देखो पुलिस कमिश्नर के बाद भेज दे, बता दे उसको वो कोई खुदा नहीं है।
वो भारत के संविधान के अधीन रहकर नौकरी करने वाला आदमी है, उसको भूलना नहीं चाहिए इस बात को। वो नौकरी करने वाला आदमी है और इस देश में लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे लोगों ने कई बार सरकारें बनाई, हमारे पास भी अब ऐसी ताकत है। हमारे पास दो बड़ी ताकतें हैं, एक उपयोगिता मूल्य है, जिसके पासे में वजन डालेंगे उसका वजनदार पासा हो जाए, वो मुख्यमंत्री हो जाए। आप बोले क्या बात करते हो भाई, हमें तो समझ में नहीं आती आपकी बात। 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेव संगठन था। मुलायम सिंह जी दिल्ली आए, काशीराम जी को मिले और कहा गठबंधन होना चाहिए। तो काशीराम जी ने कहा गठबंधन पर बाद में बात करूंगा, पहले एक काम करो, वापस जाओ लखनऊ और लखनऊ जाकर चंद्रशेखर के पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाओ। आप लोगों को मालूम नहीं, हम वामसेव के लोग हैं, बनाने वाले किंग मेकर लोग हैं। मायावती ऐसे ऐसे बहुत लोग हम बनाने वाले लोग। आप लोगों को मायावती लगती है ना, ये तो हम लोगों के बनाए हुए पुर्जे है। वामसेव कोई छोटा मोटा संगठन है। फिर मुलायम सिंह जी गए और चंद्रशेखर के पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी बनाई। गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया, सलाह भी अच्छा दिया। गलत पार्टी बनाई, बनाने के बाद में फिर गए, हाँ अब ठीक हो गया, अब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। 60% सीटें आप, 40% हमारे। फिर मुलायम सिंह जी वापस गए, उनके सीनियर कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। सीनियर उनके नेता लोगों ने उनको कहा कि मुलायम सिंह जी, आपने 40% सीटें काशीराम को दी, ये तो अच्छा हुआ, मगर उनका संगठन सारे यूपी में फैला हुआ है। हमारा समाजवादी संगठन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो यादव है ना, वहां 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 है। तो 60% सीटें होने के बावजूद भी सीटें आएगी ज्यादा चुनकर काशीराम जी की, और ज्यादा चुनने के बाद में वो मुख्यमंत्री पद का दावा कर देंगे, तो तब क्या होगा? तो मुलायम सिंह जी दोबारा गए दिल्ली कि हमारे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा चलो लखनऊ चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैं आपका हाथ उठाकर कहता हूं कि हमारे ज्यादा आए या कम आए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेव संगठन थी, तो काशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाया है। इतिहास है, ये का काल्पनिक बात नहीं, हमारी ताकत के बारे में बता। हमारी उपयोगिता के आधार पर हम लोग मुख्यमंत्री बनने लायक लोग हैं, तो मुख्यमंत्री बनवाया गया। और इस तरह से जब ये मुख्यमंत्री बनवाया गया तो ये इतिहास अपने आप सिद्ध हो गया कि हमारी उपयोगिता मूल्य है। और दूसरी बात, उपयोगिता मूल्य के साथ साथ हमारा एक और मूल्य है, वो है उपद्रव मूल्य। उपद्रव, अगर हम किसी को हरवाने के पीछे लग गए तो हम अपना नुकसान कर लेंगे, मगर हरवाएंगे जरूर। पुलिस वालों, जो पुलिस वाले लोग हैं, जो भी, अच्छा अजान हो रहा है, थोड़ा रुकते हैं। सम्मान होना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, हर एक का सम्मान होना चाहिए।
हेलो साथियों, मैं आपको समझा रहा था, उपयोगिता मूल्य के बारे में समझा रहा था, और मुलायम सिंह जी को काशीराम जी मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हो गए। और अयोध्या में हमारे लोगों ने नारा लगाया था, मिले मुलायम काशीराम, और हवा में उड़ गया जय श्री राम। याद है ना आप लोगों को नारा? ये आपके यूपी वालों ने लगाया था। तो हमारा उपद्रव मूल्य एक दूसरा है। अभी चुनाव होने हैं और हार जीत होनी है और सरकार बननी बाकी है। इसलिए मैं जो प्रशासन के अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं, भाई कब क्या हो जाए, बदल जाए परिस्थिति, बोल नहीं सकते। हाँ? देखो, एक तो बीजेपी की सरकार हम बनने नहीं देंगे, काम ऐसा करेंगे। पहला काम, बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे। एक बात आपको पहले बता दें, जो काम, जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो रणनीति अपना रहे हैं, वो बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी की भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, किसी की भी सरकार जो अपोजिशन की सरकार बनेगी तो दूसरी रणनीति ये होगी कि कोई भी सरकार अपोजिशन में बने, हमारे सपोर्ट बगैर बनने नहीं देंगे। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम लोग आपको बता देंगे, साबित कर देंगे। क्योंकि यहां बैठा हुआ एक आदमी है ना, कल बीएसपी की रैली में जाता था, अब हमारे साथ आ रहा है। हमें उधर भेजते थे, अभी इधर भेज रहे हैं। हाँ, जानते हैं। जो नहीं जानते वो भी हम जानते हैं, उससे भी आगे जानते हैं, तो उसको करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में ये परिवर्तन होने वाला है। हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ईवीएम में गड़बड़ी रोकने के लिए अभी पेपर टेल मशीन लगा, और नरेंद्र मोदी को 4 महीने में पेपर टेल रसीदों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। नहीं तो नरेंद्र मोदी की चोरी तो पकड़ी गई थी। पेपर ट्रेल मशीन में 6 महीने तक कागज को सुरक्षित रखना था, 4 महीने में ही नरेंद्र मोदी ने जला दिया। और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो ये केस तो लिख कर पड़ा हुआ है और लेकर उधर सुप्रीम कोर्ट में रखना है। कोई ताकत नहीं है उस बात को, सारे सबूत है, सारे सबूत के साथ बोल रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये वोटों को चुराकर और बेईमानी से आई हुई सरकार है, ईमानदारी से आई हुई सरकार नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, शक्तिशाली आदमी है, मैं कह रहा हूं बेईमानी से आई हुई सरकार है। अगर झूठ है एफआईआर कर ले मेरे खिलाफ में, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में तो केस ऑलरेडी पेंडिंग है, और बताता हूं सारे सबूत जो है। क्योंकि मेरे पास काम धंधा क्या है, मैं बेरोजगार हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं राष्ट्रीय बेरोजगार हूं। तो ये जो बदमाश लोग हैं, इन बदमाशों की बंदोबस्ती करने के लिए ही मेरे पास काम धंधा है, और बाकी कोई काम धंधा है नहीं। बदमाशों की बंदोबस्त करने के लिए। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को अब आखिरी बात बताना चाहता। ये नरेंद्र मोदी डेली कहता है, नरेंद्र मोदी क्या कहता है? डेली कहता, क्या कहता है डेली? विकास, 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 विकास। क्या विकास बोलता है? 1 लेन का रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन का रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन का रोड था, 6 लेन बनाया,
6 लेन का रोड था, 8 लेन रोड बनाया। बनाया तो सही है भाई, बात तो मानना, ये बात मानना तो पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने ये 2 लेन का जो रोड है उसको 4 लेन बनाया, 6 लेन बनाया, 8 लेन बनाया। बनाया तो सही है, मगर वहां लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी, इस पर तांगा गाड़ी नहीं चलेगी, इस पर साइकिल नहीं चलेगी, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। तो हम गरीब लोग क्या करें? चाटे तुम्हारे 4 लेन को, 6 लेन को, 8 लेन को चाटे, जैसे अचार चाटते रहते साले तुम्हारे विकास को। क्या करे तुम्हारा विकास? फिर कहता है तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए मैंने यूपी में, तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। या कोई है हमारा गरीब गुरबा जो फ्लाइट में बैठता है? कोई नहीं। हमारे लोगों का और फ्लाइट का संबंध कितना है जानते हो? हमारे लोगों का और फ्लाइट का संबंध, जब आकाश में एरोप्लेन उड़ता है तो जोर से आवाज करता है, तो हमारा आदमी घर के कमरे में रहता है, जोर से दौड़ते आंगन में आता है, अरे यार जा रहा है। बस इतना संबंध है हमारा एरोप्लेन, इससे ज्यादा हम लोगों का एरोप्लेन का कोई संबंध है नहीं है। बोलता तेरा एरोप्लेन, तेरा एयरपोर्ट बनाया। क्या है भाई तुम्हारे एयरपोर्ट का? तो इस तरह से हम गरीब लोगों को इस देश में सरकार कहती है गांव में रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा का नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार के अंदर 75 शहरों के अंदर 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वो गरीब क्या चाहते हैं? गरीब की बात आपको बता दो। विकास कह रहा हूं ना नरेंद्र मोदी, गरीब क्या चाहते हैं? गरीब चाहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से मिल जाए, इज्जत से, सम्मान से, स्वाभिमान से रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए, इज्जत से चाहते। बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है गरीबों को कि मोदी जी तुम सड़क पर आ जाओ, मजदूरी करो और हमें प्रधानमंत्री बना दो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हमारे लोग, ऐसा नहीं कह रहे। क्या करें? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से, सम्मान से, स्वाभिमान से, बस इतना मिलना चाहिए। 75 साल हो गए आजादी को, 2-4 साल नहीं हुए। जब गांधी नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कहते गरीबों को तुम गरीब क्यों जानते हो? तो गरीब पूछते थे क्यों? अंग्रेजों की वजह से गरीब हो। तो लोगों को लगता है हो सकता है इसलिए अंग्रेजों की वजह से हम गरीब हैं। तो गरीबों ने गांधी और नेहरू को साथ दिया। आजादी को 75 साल हो गए, आजादी को 75 साल हो गए, और 75 साल की इस आजादी में क्या हुआ? 75 साल की इस आजादी में क्या हुआ? 75 साल की आजादी में ये लोग रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर पाए। दूसरी आकांक्षा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे गरीब लोग क्या चाहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर की तरह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ने के लिए जाने की आकांक्षा नहीं है। अपने गांव में अपने बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए ताकि स्कूल में उसकी पढ़ाई हो। गरीब आदमी की इच्छा बड़ी नहीं, छोटी बात कि गांव में स्कूल हो। 6.5 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव में 75 साल की आजादी में स्कूल नहीं बनाए। तुम्हारे आजादी काटे क्या करे? उस गरीब आदमी को आजादी को 75 साल हो गए, ऐसा कहो
गरीब आदमी बोलता क्या कह रहे हो, आजाद 75 साल हो गए, आजादी को क्या कह रहे हो यार, समझ नहीं रहा है। अब गरीब को आजादी, क्योंकि कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो उसको आजादी समझ में ही नहीं आ रही कि आजादी क्या है यार, पहले भी वैसे था, आज भी वैसे ही है, मेरा दादा भी ऐसे करता था, मैं भी ऐसे कर रहा हूं। और आपके इलाके की भाषा में बोला जाए तो मेरा दादा भी ऐसे कर रिया था और मैं भी ऐसे कर रिया हूं। तो इस तरह से गांव में 2 लाख गांवों में सरकारी आंकड़ा है, स्कूल नहीं है। मोदी ने और योगी ने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि जो बच्चे अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको रोडवेज के बस में टिकट नहीं लगेगी, फ्री में बैठने को मिले, फ्री में। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा, अब पूछा मां बाप को और बच्चों को कि फ्री में बैठने को मिल रहा है, तो गांव में एक तो रोड नहीं है और रोडवेज की कोई बस आती नहीं है, आएगी तो बैठेंगे, चलिए बस ही नहीं है, बस आती ही नहीं है तो फ्री में, अबे आती ही नहीं है, आएगी तो फ्री में, आएगी तो फ्री में बैठेंगे, आती ही नहीं है चलिए फ्री में। प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, प्रचारवादी लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनको मालूम है कौन आदमी जाके गांव में जांच पड़ताल करने वाला है, अखबार में फ्रंट पेज की खबर बनेगी, प्रशंसा होगी, अरे क्या बढ़िया निर्णय लिया भाई मोदी ने और योगी ने कि गरीब के बच्चों को पैदल चलना नहीं होगा, अखबार में फ्रंट पेज की खबर बनेगी, मगर रियलिटी बस ही नहीं जाती। स्वास्थ्य, मैं देहात का रहने वाला हूं, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और है तो वहां डॉक्टर बैठता नहीं है, अरे तो दूर कंपाउंडर नहीं बैठता। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, अब घास से शहर में आया हूं। आप तो सोचते होंगे आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या? नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ग्रेजुएट हो गया था। अब ग्रेजुएट वालों को कोई काम धंधा तो गांव में मिलता नहीं, तो इसलिए शहर में आना पड़ता है। ये एक्सीडेंट हो गया था, ग्रेजुएट हो गया था। तो इस तरह से साथियों को बता रहा हूं कि गांव में प्राइमरी सेंटर नहीं है और लोगों के स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। घर में परिवार का मुखिया अगर बीमार पड़ गया, अरे वो डेली जाता है, कमाता है, लाता है, का चूल्हा चलता है, और घर का मुखिया अगर बीमार पड़ गया तो काम बंद हो जाएगा और परिवार भूखों मरना शुरू कर देता है। इतनी व्यवस्था नहीं करना। रोजगार, मैं लंदन, न्यूयॉर्क, यूरोप, पेरिस गया, वहां पर व्यवस्था है, अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिख देता है मैं बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं है, बोलता अकाउंट है, लिख दो। वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है और उसको लिख कर दिया जाता है 6 महीने तुमको ये पैसा मिलेगा, तुमको भी रोजगार ढूंढना होगा, सरकार भी तुम्हारे लिए रोजगार ढूंढेगी और 6 महीने में तुमको रोजगार दिया जाएगा और 6 महीने के बाद ये भत्ता मिलने वाला नहीं है। ऐसा होता तो सरकार इतना भी नहीं कर पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता, इतना नहीं कर पाए। तो जो प्रधानमंत्री इतना काम छोटा, अरे हमारी बड़ी आकांक्षा नहीं है, छोटी आकांक्षा है, इतना छोटा काम 75 साल की आजादी में ये लोग नहीं कर पाए। जो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाए हैं
उन सारे प्रधानमंत्रियों को मैं सर्टिफिकेट देता हूं, वो प्रधानमंत्री नालायक है, वो सारे प्रधानमंत्री नालायक हैं। 100 करोड़ 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है भारत पर। कितने लोगों को बजट पढ़ना आता है? भारत सरकार का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है। राज्य सरकार का अलग है। बॉम्बे कारपोरेशन का 1000 करोड़ का है, कारपोरेशन का अलग है, जिला पंचायत का अलग है, तालुका पंचायत का अलग है, ग्राम पंचायत का अलग है। हर जगह टैक्स है, हर जगह पैसा आता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मगर 75 साल की आजादी में अभी तक ये सामान्य समस्याओं का समाधान नहीं होता, केवल लूटने का काम हुआ इस देश में। और ये जो लूटने वाले लोग हैं, इनके पिछवाड़े पर लाने का समय आ गया है। अभी आने वाले चुनाव में आपको लात मारने का मतलब है बटन दबाकर इनका बंदोबस्त करना है। बाबा साहब आंबेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया। गांवों में बड़ी पार्टी जाती है, उनके लोग जाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे हारने वाली पार्टी है, उसको वोट देने से वोट खराब हो जाता है। लोगों ने दूसरी बार वोट देने के पहले वो खराब हुए वोट को साबुन से कभी धोया क्या? अरे वोट बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ खराब नहीं होता है भाई। वो जवान व्यक्ति 18 साल का ही रहता है, 18 साल जवानी रहता है, कभी खराब नहीं होता है। वो ऐसे के ऐसे रहता है, वो कभी खराब नहीं होता है। यदि आपने आपकी लड़ने वाले आदमी को वोट दे दिया, अगर वो हारने वाला भी है, तो अगर आपने उसको वोट दे दिया, 6% वोट पड़ गए, उसकी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। रिकॉग्नाइज पार्टी होने के बाद वो आपके समर्थन में इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, इंस्पेक्टर मैं पासवान बोल रिया। कौन बोल रिया? पासवान बोल रिया है? इधर अपने इलाके की लैंग्वेज, पासवान बोल रिया। इंस्पेक्टर बोलता है, कौन जी पासवान? कौन पासवान? वो पार्टी का 6% वोट वाला। अच्छा पासवान जी सर आदेश दीजिए, सर आदेश दीजिए। हाँ, आपका जो काम होगा हो जाएगा, बस आप आदेश दीजिए। आप लोगों का काम होगा, नहीं तो आप जीतने वालों को वोट देंगे, और जीतने वालों को आपने वोट दिया, उसके घर में गए, पंडित जी हमने आपको वोट दिया। पंडित जी पूछेंगे क्यों दिया? आप जीतने वाले थे इसलिए दिया। पंडित जी कहेंगे तो आपने दिया इसलिए थोड़ी हम जीते, हम तो जीतने वाले थे इसलिए आपने दिया। आपके वोट की वजह से थोड़ी हम जीते, हम जीतने वाले ही थे इसलिए आपने हमको वोट दिया। अगर ना भी देते तो भी हम जीतने वाले ही थे। फर्क इतना है कि आपका एक वोट ऐड हो गया, पर इतना फर्क हो गया, तो जीतने वाले तो पहले ही थे। बड़ा मुंह लेकर जाने वाला हमारा आदमी छोटा मुंह लेकर वापस आ जाता, फिर 5 साल उसके घर में जाता नहीं, मुंह दिखाने के लायक नहीं। तो ध्यान रखना, गांवों में गुमराह करने के लिए ये जो लोग कहते हैं कि इससे आपका वोट खराब होगा, 50% में से 50% लोगों ने खराब वोट करने के लिए अगर वोट दे दिया तो वो फौरी चुनाव जीत जाएगा। समझे क्या बता रहा हूं? 85% में से 50% लोगों ने, अगर 42.5% लोगों ने, 50% लोगों ने उसको वोट दे दिया, खराब करने के लिए दे दिया, वो चुनाव जीत जाएगा। काशीराम जी ने एक आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट दिया था, जब वो विधानसभा में शपथ लेने के लिए जाने वाला था, कलेक्टर ने उसको बुलाया तो देखा अरे यार इसके पास तो ड्रेस ही नहीं, विधानसभा में जाने के लिए ड्रेस ही नहीं है। तो कलेक्टर ने उसको कपड़ा
बंगला सिलवा कर दिया। काशीराम जी ने उसको एमएलए बनवाया। क्यों? गरीब की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, गरीब की लड़ाई लड़ने वाला आदमी चाहिए। जो भविष्य में गरीब की लड़ाई लड़ने वाला आदमी रहेगा वो हमारा प्रतिनिधि होगा, वो हमारी लड़ाई लड़ने वाला होगा। उसी को हम लोग आने वाले समय में अपना नेता, अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और संकल्प करेंगे उसी को जितवाएंगे, तो आपका कल्याण होगा। कुछ नहीं करना है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार वोट दान करने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग छोटा परिवर्तन हो जाएगा, छोटा, बड़ा नहीं, कौन सा, कि वोट का अधिकार शासक चुनने के लिए नहीं शासक बनने के लिए मिला हुआ है, तो अब की बार मैं शासक बनने के लिए वोट का उपयोग करूंगा। अगर हमारे लोग वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करना शुरू करेंगे तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, 100% सीटें जीत सकते हैं, 100% सीटें। कोई तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं है, कोई लकड़ी उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण लाइन लगाओ, बटन दबाओ, परिवर्तन हो जाए। इतना चमत्कार का अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे लोगों को दिया, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए भविष्य में आप लोगों को इस अधिकार का बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उपयोग करेंगे। 41 पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया और आने वाले समय में सारे देश भर में यह परिवर्तन मोर्चा चलेगा और वोट वाले लोगों का राज आएगा, नोट वाले लोगों का राज नहीं आएगा। ये हम लोग इंश्योर करेंगे, खातरी करेंगे, गारंटी करेंगे, करेंगे। आने वाले 10 साल में हम लोग 20 बार भारत बंद करेंगे तो हर SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी को पता चल जाएगा कि वामन मेश्राम उनकी लड़ाई लड़ रहा है। जब हर SC ST OBC माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं तो हर आदमी हमारे साथ जुड़ जाएगा। अखबार वाले खबर दे, टीवी वाले खबर दे या ना दे, सोशल मीडिया वाले तो दे ही रहे हैं। हमारी खबरें सोशल मीडिया वाले दे ही रहे हैं और सोशल मीडिया ही तो आज का मुख्य मीडिया हो गया है। जनता के हाथ में है हथियार। सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, तो ग्लोबल मीडिया है। तो इसलिए साथियों, परिवर्तन करने के लिए आने वाले समय में आपको काम करना है। आप शांति से ये काम कर सकते हैं, ये काम आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।